में पढ़ेंगे समाकलन। बोलो मत। समाकलन, इंटीग्रेशन, चलो इंटीग्रेशन सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब यह चैप्टर समाकलन पूरे तुम्हारे मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है चैप्टर है। कौन? समाकलन। देखो ध्यान से, थोड़ा इसमें चैप्टर लंबे हैं, कम से कम 15 प्रश्नावली इसमें दी। कितने प्रश्नावली दिए गए हैं? लगभग 12 से 15 प्रश्नावली दी गई है। ठीक, अब देखो सबका ध्यान होना चाहिए। जो समाकलन होता है, समाकलन समाकलन होता है दो प्रकार का। पहले समझिए ध्यान से। एक होता है निश्चित समाकलन। क्या होता है? अनिश्चित। एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। ठीक, तो समाकलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है निश्चित समाकलन। एक क्या होता है जी? निश्चित समाकलन। सही लिखा हूँ? निश्चित। चलो समाकलन देखो यार, अगर हम बात करें प्रश्नावली 1 से लेकर के 7 तक, हमको पढ़ने क्या है? अनिश्चित समाकलन। क्या पढ़ने हैं? अनिश्चित समाकलन। और प्रश्नावली 7 से आगे जो पढ़ने हैं हमको क्या पढ़ने हैं? निश्चित समाकलन। तो प्रश्न ये उठता है, मैथ में समाकलन को क्यों लाया गया? इसका मैथ में उपयोग क्या है? इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं? पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझो, इसको क्यों यहाँ पर लाया गया, इसकी क्या खास बात है। तो समझो ध्यान से। जैसे मान लो कोई आयताकार क्षेत्र हो। मान लो कोई आयताकार क्षेत्र हो। ठीक, आयताकार क्षेत्र कहने का मतलब उसमें तुमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है। क्या ज्ञात है जी? लंबाई L है, चौड़ाई क्या है? D है। कोई आयताकार तुमको क्षेत्र दिया गया हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है, तो इस आकृति का हम आराम से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नहीं निकाल सकते? इस आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले समझो चैप्टर में क्यों आया, इसकी उपयोग क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ेंगे। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A बराबर L गुणे V, L गुणे V। ठीक, अब मान लो वहीं पर कोई, ये पहला है बात कर रहा हूँ, वहीं पर कोई वर्गाकार क्षेत्र हो। वर्गाकार क्षेत्र हो। वर्गाकार क्षेत्र कहने का मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो ऊंचाई कहाँ होगी? लंबाई और चौड़ाई, यानी चारों भुजाओं की माप क्या होगी? इसकी बराबर होगी। ये कहने का मतलब ये है कि इसकी चारों भुजा क्या होगी? बराबर होगी। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आराम से हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी A बराबर A का आराम से निकाल आएगा। निकाल आएगा ना? निकाल आएगा। त्रिभुज हो, त्रिभुजाकार क्षेत्र हो, बोलो मत, त्रिभुजाकार क्षेत्र हो, और सभी त्रिभुजों का, चाहे वह समकोण हो, चाहे वह समद्विबाहु हो, चाहे वह विषमबाहु हो, सबको हमको क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ज्ञात है सबका। मैं मान लेता हूँ समकोण ही है। क्या है? समकोण ही है। ठीक, चलो अगर समकोण है
इसकी ये क्या है, आधार। ये क्या है, ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जानते हो तुम लोग, समकोण त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यानी a बराबर हो जाएगा 1/2 BH, 1/2 BH। सही है। आयताकार के क्षेत्रफल निकालना हो तो a बराबर L गुणे B, वर्गाकार के निकालना हो तो a बराबर A², और त्रिभुजाकार के निकालना हो तो a बराबर 1/2 BH। लेकिन मान लो जगह तो नहीं है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक, दो ध्यान से, पहले इसको उतार लो, फिर उतारो, फिर आगे बात करते हैं हम। चलो आगे देखो, समझ ध्यान से आगे। देखो ध्यान, देखिए हमने क्या कहा, मान लो कोई आकृति हमको ऐसे दे दी गई है, इधर हम बात करते हैं ऐसे, इसको थोड़ा हम बांध हो देते हैं बढ़िया से। ठीक, बोलो मत, ऐसे। ये मान लिया मैंने, x है, ये क्या है, y। अब बताओ, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो, ये क्या तुमको आयत लग रहा है, क्या आयत दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। यहाँ तो सही है, नीचे सही है यहाँ तक, लेकिन ऊपर कैसा है, ऊपर टेढ़ा मेढ़ा है। कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, सही नहीं बन रहा है ना, ऐसे है। ठीक, ऐसे। जब आकृतियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो, ये बताओ, जो नदी होता क्या होता है, नदी क्या हमेशा हर जगह एकदम सामान्य होती है उसकी चौड़ाई, कहीं बहुत चौड़ा, कहीं क्या हो गई, कम चौड़ी। ठीक, तो उसका मान लो उस नदी के कितना क्षेत्रफल, कितना पानी प्रवाहित हो रहा है प्रति सेकंड, हमको किसी विशेष स्थान में निकालना हो कि किसी विशेष स्थान पर कितना पानी प्रति सेकंड यहाँ से गुजर रहा है। तो वहाँ पर निकालने के लिए ना तो हम आयताकार का एज्यूम करेंगे, ना तो वर्गाकार का एज्यूम करेंगे। जो मान निकालेंगे वहाँ पर हम लोग मानों किसको निकालेंगे, इसका प्रयोग करके निकालेंगे। तो हम लोग करते क्या हैं, मान लो यही चीज़ हमको क्या निकालना हो, इसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो, इसको हम जितना भाग में चाहेंगे बांट लेंगे, छोटे छोटे भाग में बांट लेंगे। बांट करके हम लोग यहाँ लगा देंगे निश्चित समाकलन। क्या लगा दें जी, निश्चित समाकलन प्रयोग करके छोटे छोटे पार्टों का क्षेत्रफल निकाल करके फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। फिर क्या निकल आएगी, पूरे इस टेढ़ी मेढ़ी आकृति क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल। तो जहाँ पर सही आकृतियाँ होती हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग आयत वर्ग त्रिभुज का नियम अप्लाई कर दिए। लेकिन जहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ होती हैं, पहाड़ों क्षेत्रफल निकालना हो, पहाड़ों का टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ वहाँ पर हैं, खेत में हैं, नदियों का पानी कितना प्रवाहित हो रहा है वहाँ क्षेत्रफल निकालना हो, मतलब कहीं स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बनी हुई हों, उनका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग साधारण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग किसका यूज लेते हैं, समाकलन का, समाकलन का यूज करते हैं। फिर वहाँ समाकलन से एकदम सही रूप से छोटे छोटे पार्ट का हम इज्यूम करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट को इज्यूम करके उसका हम मान निकाल लेते हैं। यहाँ मान कितना होगा, यहाँ मान कितना होगा, यहाँ मान कितना, सब छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल के सब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फिर हमको क्या मिल जाता है, पूरे से भाग का क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक, इसलिए किसका विकास हुआ, निश्चित समाकलन का। मतलब कोई टेढ़ी मेढ़ी की आकृति दी गई हो, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, निश्चित समाकलन का। अगला है अनिश्चित समाकलन। थोड़ा समझो ध्यान से। जैसे मान लो, बहुत ध्यान समझना, ठीक, मान लो हमको दिया गया हो x की पावर 4, बोलो मत, x की पावर 4, x की पावर 4 का जो अवकलन होगा, अवकलन पढ़ के आए हैं, कितना होगा जी, 4x क्यूब।
एक्स की पावर, थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 का जो अवकलन होगा वह होगा 4x क्यूब। वही मान लो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 4 आ गया, 6 आ गया, कुछ आ गया। अब बताओ इसका अवकलन कितना होगा, कितना होगा 4x क्यूब ही होगा। ठीक, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 हमने दिया माइनस 12 15 कुछ लिख दिया जो हमारा मन, चलो 10 लिख दिया। तो कितना अवकलन होगा इसका, अभी भी इसका अवकलन 4x क्यूब ही होगा। बहुत ध्यान से बताना, 4x क्यूब ही होगा। ठीक, अभी भी इसका अवकलन 4x क्यूब ही होगा। तो ऐसे हम बहुत सारे पद x पावर 4, यहाँ 25, यहाँ 26, 28 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 50 माइनस 50 कुछ भी लिखेंगे, उन सब का अवकलन कितना आने वाला है, उन सब का अवकलन 4x क्यूब ही आने वाला है। मान लो इसी प्रकार से, यानी अवकलन में ये बात खास नहीं कि पीछे क्या दिया गया है, पीछे कौन सी हमको कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। यानी कहने का मतलब ही है, अगर हमको लिखा गया है ऐसे डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस सी, तो इसका भी अवकलन क्या आने वाला है 4x क्यूब। यानी हम लोग जानते हैं कांस्टेंट फलन का अवकलन कितना होता है 0, इसलिए यहाँ पर सब क्या रहे हैं 4x क्यूब। इस कांस्टेंट फलन का मान कितना है हमको मालूम यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। इस कांस्टेंट फलन का मान यहाँ पर अभी बात करें, देखो जरा, जैसे मान लो इसका मैंने अवकलन निकाला, अब इसका तुम समाकलन निकालोगे, बहुत ध्यान समझना। 4x क्यूब का जब समाकलन निकालोगे, इस समाकलन का चिन्ह होता है सांप नियर, इस सांप है, सांप। इसका समाकलन निकालोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे, तो इंटीग्रेशन यही आ जाएगा, x की पावर 4 आएगा। क्या आएगा x की पावर, बहुत ही ध्यान से बताना, इसका समाकलन निकाल कितना आएगा x की पावर 4। कैसे का सब जान हो गया, कितना का x की पावर 4। इसका भी समाकलन निकालोगे, इससे कितना आएगा 4x क्यूब का भी समाकलन निकालो, कितना आएगा x की पावर 4। इसका भी समाकलन निकालोगे तो कितना आएगा, कितना x की पावर 4। इसका भी समाकलन निकालोगे x की पावर 4। ठीक, किसका जी 4x क्यूब का भी समाकलन निकालो, कितना आएगा x की पावर 4। देखो हमने यहाँ पर 4x क्यूब था, समाकलन निकाला x पावर 4 आया, सही बात है। यहाँ पर x पावर 4 दिया था, वो सही था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ निकाल रहे हैं 4x क्यूब का समाकलन, x की पावर 4 तो आ रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है वहाँ पर मालूम नहीं चल पा रही है। मालूम चली नहीं चली। यहाँ पर भी जब मैंने निकाला 4x क्यूब का समाकलन, तो x की पावर 4 तो आया, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू -10 थी वो वहाँ पर हमको मालूम नहीं चली। यहाँ पर मैंने निकाला 4x क्यूब का समाकलन, कितना निकला हमको x पावर 4 मिला, लेकिन c का वैल्यू कितना है हमको मालूम नहीं चला। तो यानी समाकलन जब हम मान निकालेंगे तो एक चीज़ हम लोग जोड़ते हैं प्लस सी। क्या जोड़ते हैं, प्लस सी। अभी जान जाओगे तो क्या जोड़ेंगे जी, प्लस सी। यहाँ भी जोड़ेंगे प्लस सी, यहाँ भी जोड़ेंगे प्लस सी। अब प्लस सी क्यों जोड़े, क्योंकि हमको समाकलन में जब हम 4x क्यूब का समाकलन किए तो x की पावर 4 तो मिला, लेकिन अचर वाले पद का मान कहीं नहीं मिलने वाला है। तो उस अचर वाले पद का मान a हो सकता है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं वो अचर पद का मान कितना होगा c होगा, लेकिन निश्चित नहीं है कि वह 6 है कि 10 है कि 8 है कि 25 है कि 40 है कि 50 कि 100 है, वो फिक्स नहीं है। तो इस चीज़ को मतलब इसका मान हमको मालूम नहीं है, यह मान कितना है फिक्स नहीं है।
इसमें एक अनिश्चितता आई। इस वैल्यू को, इस मान को हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस मान को ज्ञात ना कर सकने के कारण एक समाकलन की और विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उसी समाकलन को हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। इसके कारण इसी कारण इसमें आई अनिश्चितता। क्या है? अनिश्चितता। इसी का मान कितना है, और इसी सी के अनिश्चितता के कारण, इसी सी के अनिश्चितता के कारण एक समाकलन डेवलपमेंट हुआ। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या पड़ा? अनिश्चित समाकलन। पहले चैप्टर का बेस समझो, सवाल तो सब उड़ जाएंगे, ऐसे कहीं सवाल लाना, ठीक? तो क्या है जी? अनिश्चित समाकलन मतलब इसी का मान हमको मालूम नहीं है। इसी का मान कितना होगा? 5 होगा, 10 होगा, 25 होगा, 100 होगा। इस सी की अनिश्चितता के कारण इसका मान हमने ज्ञात नहीं कर पाया। उसका मान निश्चित नहीं है, उसका मान फिक्स नहीं है। निश्चित ना होने के कारण, फिक्स ना होने के कारण इसमें एक अनिश्चितता पैदा हुई, और उस अनिश्चितता के कारण इस समाकलन का नाम क्या पड़ा? अनिश्चित समाकलन। बात समझ में आई? प्रयत्न उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं। उधर होता ना, चलो आगे देखो। सबका ध्यान इधर। अब यहाँ तुम्हें एक चीज समझना है, देखो इधर, यानी डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, डी बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस सी का हम अवकलन करेंगे, हमको कितना मिलेगा जी? 4x क्यूब। तो नीचे लिखूं मैं इसको? कोई बात नहीं। 4x क्यूब क्या मिला? 4x क्यूब। और इसी 4x क्यूब में कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ मैं इसका फिर से क्या करूँगा? समाकलन करूँगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा इसका मान। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? हो जाता है ध्यान से। ये अवकलन है। ये क्या मैंने इसका किया जी? इसका मैंने किया अवकलन। क्या किया? अवकलन। अवकलन यानी इसका मैंने किया डिफरेंशिएशन, DIFFER डिफरेंशिएशन, TIO जी। टी सही है, डिफरेंशिएशन, ठीक। चलो आगे देखो जी, सबका ध्यान इधर। इसको हम लोग क्या बोले? डिफरेंशिएशन, अवकलन बोले ना। अब अवकलन करने से जो हमको वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं अवकलज। क्या कहते हैं? कहाँ लिखूँ? ऊपर लिख रहा हूँ, अवकलज। अवकलज इसको कहते हैं डेराइवेटिव। डेराइवेटिव देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर। मैंने इसका अवकलन किया, डिफरेंशिएशन किया, हमको एक वैल्यू प्राप्त हुई। उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? डेराइवेटिव, अवकलज। क्या बोलेंगे? अवकलज। अब पुनः जब उस अवकलज का हम क्या करेंगे? समाकलन। क्या करेंगे जी? समाकलन करेंगे। इसको मैंने क्या किया? समाकलन। समाकलन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। जब मैंने इस अवकलज का पुनः क्या किया? समाकलन। क्या कहिए जी? समाकलन। तो हमको एक वैल्यू मिली। क्या मिली? एक वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग कहते क्या हैं? समाकल्य। क्या बोलते हैं? समाकल्य। जो नाम हमारा ना, इसका नाम होता है इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड समाकल।
बोलो फन दो। x⁴ का जो हम अवकलन किए, तो अवकलन करने से जो वैल्यू मिली उसको हम लोग क्या बोले? अवकलज। इस अवकलज का हमने फिर से क्या किया? समाकलन किया, तो हमको क्या मिला? समाकल। और इसी समाकल को जो प्राप्त करने की प्रक्रिया उसको हम लोग कहते क्या हैं? समाकलन। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि अवकलन को उल्टा क्या होता है, यानी इसी को हम लोग कहते हैं समाकलन को। ध्यान समझो, समाकलन के नाम होता है प्रति क्या? प्रति अवकलन, प्रति एंटी डिफरेंशिएशन। क्या? एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन यानी प्रति अवकलन को हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन। आपको दिखाते हैं हम, जो चलो d/dx x की पावर 4। तो भैया यहाँ पर c मतलब क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू हो दिया ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू है c। चलो इसका अवकलन करो, कितना आएगा? अरे भैया लिखोगे d/dx x की पावर 4 प्लस d/dx c। बताओ क्या आया? 4x3। इसका 0 हो गया ना, अवकलन मिला इतना। हम कह रहे हैं, बोलो मत, हम कह रहे हैं कि अवकलज का जो हमको, ये अवकलज है, क्या है? अवकलज। जो हमको अवकलज मिला उसका हम जब फिर से क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? वही पद पुनः, वही फलन हमको पुनः मिल जाएगा ना जी, वही फलन पुनः मिलेगा। कैसे देखो ध्यान से। तो 4x³ था, 4x³। अब 4x³ का मैं जब फिर से क्या करूंगा? समाकलन करूंगा। चलो, तो समाकलन में फार्मूला होता है x⁴n का समाकलन का सूत्र होता है क्या? x⁴n + 1/n प्लस, और प्लस क्या लगाएंगे? c। चलो, तो 4 तो बाहर चला आएगा, इंटू x⁴ क्या लिखोगे? n + 1, 3 + 1 बटे 3 + 1, और प्लस क्या लगाओगे? c। बताओ कितना आया? 4 गुणे x⁴ बटे प्लस 4 क्या हो गया? x⁴ प्लस c। तो फिर से नहीं मिला हमें, यही चीज फिर से मिलेगा? नहीं मिला, मिला। यानी निष्कर्ष इससे ही निकल रहा है कि समाकलन को उल्टा क्या होता है? समाकलन को उल्टा होता है अवकलन, और अवकलन को उल्टा क्या होता है? अब प्रश्न उठता है, हम लोग बताए ना अवकलन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ठीक, अवकलन का उपयोग कहाँ करते हैं हम? कोई चीज़ छोटी हो, कोई चीज़ छोटा से हमको क्या लाना हो? छोटा से बड़ा चीज़ लाना हो, तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा, अगर हमको छोटा से कोई बड़ा चीज़ करना हो तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे? समाकलन। और बड़ा से कोई चीज़ क्या करना हो? छोटा करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? अवकलन करते हैं हम। ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ निष्कर्ष निकला अवकलन को उल्टा क्या होता है? समाकलन, और समाकलन उल्टा क्या होता है? अवकलन। सब सिद्ध करके दिखाया। उतारो सब इसको, उतारो फटाक से। चलो आगे डालो। चलो देखो समाकलन परिभाषा, डालो समाकलन। प्रश्न लिखो जी। किसी फलन का, किसी फलन का अवकलज, किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर, किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर यदि उस अवकलज से फलन का
वास्तविक मान प्राप्त किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर यदि उस अवकलज से फलन का वास्तविक मान प्राप्त किया जाए तो यह प्रक्रम अवकलन समाकलन, यह प्रक्रम समाकलन कहलाता है समाकलन से प्राप्त मान, समाकलन से प्राप्त मान समाकल्य तथा अचर पद सब लिख लो उसमें। समाकलन अचर कहलाता है। अचर समाकलन अचर कहलाता है। एक एक चीज लिखो। समाकलन से प्राप्त मान क्या कहलाता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समाकल, इंटीग्रैंड। था जो अचर पद मिलेगा, सी मिलेगा, और ध्यान दे सभी समाकल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? सी, अचर पद। और उस अचर पद को हम लोग क्या बोलेंगे? समाकल अचर, क्योंकि हमको उसका वैल्यू मालूम नहीं होता है, हमको सबके साथ लगाना ही पड़ेगा, ध्यान रहे। और नीचे लिख लो, समाकलन को ऐसे लिख लो, प्रतीक चिन्ह द्वारा। ये सांप है, समझ लो, देख फुफकारता हुआ सांप। हाँ, प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतना बात सबको समझ में है? किसी कोई प्रॉब्लम? उस समाकलन हम लोग किसे दिखाएंगे? ये समाकलन का साइन, ध्यान रहे, एक का साइन है, इसमें लगाते हैं हम लोग। अवकलन को हम लोग कई प्रतीक चिन्ह दिखाया था ना, बहुत सारे। क्या दिखाया था? पहला क्या दिखाया था? डी बाई डी एक्स, डी एक्स, एफ राइन एक्स, y1, y डैश, सब क्या है? समाकलन बहुत सारे प्रतीक, अवकलन के बहुत सारे प्रतीक होते हैं कि समाकलन के केवल एक ही प्रतीक, फुफकारता हुआ सांप। ठीक, मान लो। ठीक, समझ में आ रहा है ना? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक, इतना हो गया। फिर अब टाइम हो ही गया है, कल समझेंगे फार्मूला सब। चलो एक दो सवाल देख लो, फिर आगे बात करते हैं। तो मान लो कोई तुमको प्रश्न दिया गया हो, 5 x की पावर 10 x की पावर 9 का समाकलन ज्ञात कीजिए, या समाकलन कीजिए। बोलो मत। तो हमेशा माना करो। ठीक, तुम्हारा मन कहे मानो चाहे मत मानो। y बराबर 5x पावर 9। ठीक, अब लिखो समाकलन करने पर इसमें y बहुत कम रेयर के समान आता है। हम लोग अवकलन में y मानते थे, इसमें y बहुत कम रेयर के समान मानते हैं। डायरेक्ट से हम लोग क्या करते हैं?
समाकलन कर देते हैं डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लिखोगे y ध्रुव पक्षों का समाकलन करने पर, जैसे y लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे dx, समाकलन 5 x पावर 9। जैसे समाकलन का नाम लिखेंगे, जब पहला स्टेप लिखेंगे वहाँ क्या लगाएंगे dx, क्या लगाएंगे dx। ये बात ध्यान रखना। अचर पद है, अचर पद कहाँ आएगा बाहर, अंदर क्या हो जाए x पावर 9 dx। आगे सीखोगे जो सूत्र होता है समाकलन x की पावर n का अवकलन dx, x की पावर n का समाकलन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे और प्लस c होता है। तो रख दो इसी पे 5 गुणे 9 1 9 प्लस 1 बटे 9 प्लस 1 और प्लस क्या लगाना है, सब के साथ सी लगाना है। और इसी सी के कारण इसका नाम क्या पड़ा हुआ, अनिश्चित समाकलन। 7 प्रश्नावली तक लगातार क्या पढ़ेगा हम लोग, अनिश्चित समाकलन, ध्यान रहे। ठीक, बताओ तब क्या जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, आ गया 5 गुणे x की पावर 10 बटे 10 और प्लस 5 दूनी x की पावर 10 बटे 2 प्लस आ गया 80, उतार लो। ऐसे हम लोग लगाएंगे, एक तरीका इसका, उतारो फटाक से। उतारो फटाक से। Lights, camera, action.